हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं, हम पहले मुग़ल साम्राज्य, लिटिल मुग़ल, सभी इम्पोर्टेंट बैटल्स, सभी प्रधानमंत्री, सभी राष्ट्रपति के बारे में जान चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मगध साम्राज्य के बारे में। तो मगध साम्राज्य में बहुत से वंश आए गए, बहुत सी कैपिटल बदली आई। तो आज हम जानेंगे HSNM, H हर्यक वंश, S शिशुनाग वंश, N नंदवंश, M मौर्य वंश के बारे में। तो इसी सीरीज में सबसे पहले जानते हैं हर्यक वंश। तो कौन था हर्यक वंश का संस्थापक। तो हर्यक वंश स्टार्ट होता है 544 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। 544 BC में हर्यक वंश की संस्थापक की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार ने कैसे की, इससे पहले कौन था। तो बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग साम्राज्य को मगध में मिलाया और मगध साम्राज्य की नींव रखी। बृहदत्त कौन थे। तो बृहदत्त थे प्राचीन वंश के संस्थापक, जिसकी राजधानी थी राजगृह। तो बिंबिसार ने इसके हराकर अंगराज्य में मिलाया। तो बिंबिसार ने भी अपनी राजधानी क्या रखी, राजगृह। तो बिंबिसार की बहुत लंबे समय तक राजगद्दी पर बैठने के बाद उसी के पुत्र अजातशत्रु उसकी हत्या कर देता है। कब, 544 से राजा बना, 493 में मृत्यु हुई। तो कितने साल, 52 साल बिंबिसार ने राज किया। उसके बाद 493 में बिंबिसार की हत्या के बाद अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। 32 साल तक अजातशत्रु गद्दी पर बैठा और 461 में उसके ही पुत्र उदयीन ने उसकी मृत्यु कर दी। तो यही था, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, तो उदयीन ने अपने पिता अजातशत्रु की मृत्यु कर दी। तो ऐसे ही चलते चलते 412 तक यही वंश चलता रहा। कौन सा वंश, हर्यक वंश। और इसके लास्ट राजा नगादस का भी हत्या कर दी गई। किसने, शिशुनाग ने। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह, आखिरी राजा नगादशक। इसके बाद कौन सा वंश स्टार्ट होता है, इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। अब ये शिशुनाग कौन था, शिशुनाग सेनापति था नगादशक का। उसने नगादशक की मृत्यु की और अपने खुद के नाम पे ही अपना वंश चलाया, शिशुनाग वंश। और इसने अपनी कैपिटल बनाई वैशाली को। बाद में इसके पुत्र जब इसकी गद्दी पर बैठता है, कलाशोक, वह राजगद्द कैपिटल को चेंज करता है, वैशाली से पाटलिपुत्र ले जाता है। भाई ऐसे ही चलते चलते शिशुनाग वंश का लास्ट राजा आता है नंदीवर्धन। अब इसका सेनापति भी इसकी हत्या कर देता है। और कौन, महापदानंद। महापदानंद इसकी हत्या करने के बाद नंद वंश का संस्थापना करता है। मगध राज्य की बात चल रही है सब। तो पहले कौन आया, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक महापदानंद। ऐसे ही मंद वंश के लास्ट राजा धनानंद। तो इन तीनों वंश में इतना कुछ खास हुआ नहीं, इसलिए ये इतना जल्दी जल्दी खत्म हो गया। तो लास्ट धनानंद के ही सभा में एक आदमी था, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही आदमी के नाम है। चाणक्य को ये पता चल गया था कि सिकंदर भारत की ओर आ रहा है, वह भारत पे हमला करेगा, तो हमें उसका सामना करना चाहिए। लेकिन धनानंद चाणक्य की बात से इनकार कर देता। और भी बहुत से पर्सनल मैटर है जिनके बीच में इनके बहुत से वार, मतलब युद्ध वुद्ध ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन फिर बाद में धनानंद सारी हदें पार करते हुए चाणक्य को भरी सभा में उसकी बेइज्जती करके बाहर निकाल देता है। उस समय चाणक्य यह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं नंद वंश को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। तब वह एक बहुत ही योद्धा की खोज में भारत भ्रमण करता है। जब उसका सामना होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, वह समझ जाता है कि यही आगे चल के धनानंद वंश का द एंड करेगा। इसीलिए फिर चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद का आमना सामना होता है। और इस युद्ध को कौन जीतता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की, चाणक्य ने। अब धनानंद के हारने के बहुत से कारण थे। पहला, उसका घमंड। दूसरा, चाणक्य को बहुत सी खुफिया जानकारी थी जो इस युद्ध में चंद्रगुप्त की हेल्प करती है। तीसरा, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का साथ किसने दिया था, कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने उनकी सहायता की। इसीलिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इसको जीत जाते हैं और मगध राज्य पे नया वंश आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको हम साम्राज्य भी बोल सकते हैं, मौर्य साम्राज्य। इसका उदय कब होता है, 322 BC में। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी से खुश होकर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ये था भाई ईगो का मतलब। देख लो कैसे चाणक्य ने बदला लिया। अब भारत में कौन सा वंश चल रहा है,
चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसकी हेल्प से बना था? चाणक्य की हेल्प से। उधर भारत में कौन घुसने की कोशिश कर रहा था? सिकंदर। लेकिन सिकंदर भारत में घुस नहीं पाया। क्यों? तो ये बात है 326 की, जब भारत विजय अभियान किसने शुरुआत किए थे? सिकंदर ने। और वे इसी शुरुआत के चलते एक साल बाद ही 325 बीसी में, बीसी मतलब उल्टे चल रहे साल, 326 से एक साल आगे 325, उससे एक साल आगे 324, ऐसे ही। तो 325 में भारत में आता है। और हमें पता है भारत में घुसने के लिए कश्मीर की तरफ से 5 नदियों का सामना करना पड़ता है: सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज। तो ऐसे ही सबसे पहले वह पंजाब के शासक के साथ लड़ाई करता है, पोरस के साथ। 325 में कौन? सिकंदर। इसको बोलते हैं हाइडेस्पिस का युद्ध। ये लड़ा कहाँ जाता है? ये झेलम नदी के किनारे। झेलम वही नदी है जो आज के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। इसका पुराना नाम था वितिस्ता। तो इसको झेलम का युद्ध, वितिस्ता का युद्ध, हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है, जो पोरस और सिकंदर के बीच में 325 में हुआ था। लेकिन जीतता कौन है? सिकंदर। लेकिन बहुत ही कड़ी टक्कर हुई थी दोनों के बीच में। और इसकी सेना पे, एक तो अफगानिस्तान इतने दूर से चलते हुए आई, पहले थकी हुई थी, ऊपर से पोरस से लड़ाई की। ये बात अलग है, जीत गए, लेकिन थक चुके थे। वे झेलम नदी को पार करते हुए भारत में घुस जाते हैं। फिर उनको एक और बहुत ही महान नदी का सामना करना पड़ता है, व्यास। उस टाइम बारिश का मौसम भी था, तो व्यास नदी में भरपूर मात्रा में पानी भरा हुआ था। तो उसकी सेना के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने इस नदी को पार करने से मना कर दिया। अब जब सेना ही नहीं रहेगी तो सेनापति क्या करेगा? तो सेना ने नदी पार करने से मना कर दिया। और इसी दौरान वे सब वापस चले जाते। तो सिकंदर की भारत में एंट्री नहीं होती। वो कहाँ से वापस चले गए? व्यास नदी से ही। तो वापस जाते वक्त वह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं झेलम नदी के किनारे। और वहीं पे एक नगर बसा के चला जाता है, बर्फू फेला करने से। अब ये बर्फ केला क्या था? ये उसके घोड़े का नाम था। तो उसी घोड़े के नाम से बर्फ फेला नगर की स्थापना करता है सिकंदर जाते जाते। इधर चंद्रगुप्त मौर्य मस्त अपना मौज भारत में अपना राज्य फैलाने में लगा हुआ था। ये बात तो हमें भी पता है, भारत का सबसे ज़्यादा विस्तार मौर्य साम्राज्य के समय में ही रहा था। तो इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत बड़ा युद्ध भी लड़ना पड़ता है 305 बीसी में। किसके साथ? सेल्यूकस वन निकोटस के साथ। तो चंद्रगुप्त वर्सेस सेल्यूकस वन निकोटस 305। अब ये कौन था सेल्यूकस वन निकोटस? तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस वन निकोटस, उसकी पूरी साम्राज्य वगैरह सबको संभालता कौन है? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस वन निकोटस। तो उसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध करता है 305 में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की फौज में लगभग 6 लाख फौजी थे और सेल्यूकस वन निकोटस की फौज में लगभग 4.5 लाख फौजी थे। तो जीतना तो चंद्रगुप्त मौर्य को था ही। तो जीत के बाद, अब जीता है तो कुछ ना कुछ परिणाम, रिजल्ट भी निकलेगा। तो उसी परिणाम के साथ चाणक्य इनके बीच में एक संधि कराता है, क्योंकि निकटस को तो सारी संधि माननी पड़ेगी। तो संधि में पहला रूल था कि उसको अपनी लड़की कार्नेलिया की शादी करनी पड़ेगी चंद्रगुप्त के साथ। वह इस शर्त को मान लेता है। दूसरी शर्त होती है जो कि कार्नेलिया और चंद्रगुप्त से कोई भी संतान पैदा होती है, वह मौर्य की वंश की अगली गद्दी पर नहीं बैठेगा। तो वह वो भी मान लेता है और बोलता है अब तक तुम्हारे द्वारा जितना भी भारत का हिस्सा जीता गया है वह उन्हें लौटाना पड़ेगा। वह उसको मान लेता है और काबुल, कांधार, हेरात, मकराना सब वापस दे देता है। और तो उस टाइम भारत का कहाँ कहाँ तक हो गया? आज के पाकिस्तान, थोड़ा सा इराक, अफगानिस्तान, भारत, ये सारे हिस्से में कौन आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य। 305 में युद्ध के बाद एक मेगस्थिर नामक का व्यक्ति, जो कि सेल्यूकस वन निकोटस का राजदूत था, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत में आता है इसके दरबार में। और उस एक बुक लिखता है, कौन सी? इंडिका बुक। बुक से याद आया, अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी? चाणक्य ने। क्या था इस बुक में? इस बुक में था राजनीति, कार्यनीति, कैसे राज करना है, कैसे धन को बढ़ाना है, राज्य को बढ़ाना है, किस तरह राज्य को चलाना है, ये सब किस में था? अर्थशास्त्र में। तो ऐसे ही 24 साल राज करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? श्री बेलागोला में। ये कहाँ है? ये है आज के कर्नाटका में। तो 322 में गद्दी पे बैठा, 24 साल राज किया। तो मृत्यु कब हुई? 298 बीसी में। तो उसके बाद इसका पुत्र इसकी गद्दी पर बैठता है। तो मौर्य वंश का दूसरा किंग कौन होता है? बिंदुसार, जो कि 298 बीसी में गद्दी पर बैठता है।
इसके टाइम पे भी इसके दरबार में भी एक फॉरनर आया था, उसका नाम था एंटियोथकस। ये एंटियोथकस था कौन? ये मेगस्थनीज का ही उत्तराधिकारी था, जो कि मेगस्थनीज कब आया? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। इसका उत्तराधिकारी एंटियोथकस कब आया? बिंदुसार के टाइम में। बिंदुसार को एक अदर नाम से भी जानते थे, अमिताघात। अमिताघात क्या होता है? शत्रुओं का विनाशक। कौन था भाई? बिंदुसार। किसका लड़का? चंद्रगुप्त मौर्य। सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन इसके टाइम में एक दिक्कत आ गई, तक्षशिला में। अब उस टाइम का तक्षशिला क्षेत्र कौन था? झेलम और सिंधु नदी के बीच के एरिया को, जो कि आज का कश्मीर भी कहते हैं, ये एरिया में क्या, वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो बिंदुसार के टाइम पे एक और दिक्कत चल रही थी। इसके दो लड़के थे, सुसीम और अशोक। अशोक ज़्यादा बलशाली था, सुसीम को ये बड़ा पुत्र था, तो इसको टेंशन थी किसको गद्दी पर बिठाऊं। तो ये इसी चीज़ का परिणाम निकालने के लिए पहले अपने बड़े लड़के सुसीम को कश्मीर भेजता है, जाओ भाई वहाँ के जो लड़ाई दंगे हो रही हैं, लोगों ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर रखा है, उसका कुछ समाधान करके आओ। सुसीम जाता है, वहाँ की कश्मीर की जनता से इससे कुछ नहीं होता, वो विद्रोह चलता रहता है। ये आता है, बताता है जी कुछ नहीं हो। फिर ये अपने दूसरे लड़के को भेजता है, किसको? अशोक को। अशोक जाता है, आके बोलता है जी मामला ख़त्म। बाद में पता चलता है ये तो मामला ख़त्म करने के चक्कर में वहाँ के आदमियों को ही ख़त्म करके आ गया। कौन? अशोक। तो उसी में खुश हो, उस समय खैर बिंदुसार को नहीं पता था कि ये वहाँ के लोगों को मार के आ गया है, लेकिन उस समय बिंदुसार इसको खुश होकर राजा बना देता है। तो कौन बिंदुसार के बाद तीसरा राजा कौन बनता है? महान सम्राट अशोक, मौर्य वंश का तीसरा किंग गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार कब से कब तक था? तो बिंदुसार भी 29 साल राज किया, 298 से 269। ज़्यादा युद्ध बुद्ध तो कुछ हुए नहीं इसके समय में, ये एक युद्ध हुआ, वो इसके लड़ गया, अशोक ने देख लिया। तो अशोक गद्दी पर बैठता है 269 बीसी, 269 बीसी में। जैसे कि हमें पता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज, बिंदुसार के समय में एंटियोथकस, और उसी के चलते चलते अशोक के समय में थियानीसियस इनके दरबार में आता है। ये थियानीसियस कौन था? ये मिस्र के राजा टोलमी टू ने यहाँ पे इसके दरबार में भेजा था, एथियानीमिस। तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा गद्दी पर बैठने से पहले क्या ड्यूटी थी, कहाँ ड्यूटी पे था? तो ये था अवंती का राज्यपाल, अवंती का गवर्नर, जो कि 269 पे भारत, जो कि मौर्य साम्राज्य का उस टाइम समय था, गद्दी पर बैठता है। 8 साल अपने शांति से बैठा था, अपना साम्राज्य फैलाता है। लेकिन एक ऐसी भी जगह थी भारत में जो इनके सिस्टम में, इनके एरिया में आ ही नहीं रही थी, जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी खूब कोशिश की, बिंदुसार ने भी कोशिश की, लेकिन आई नहीं। वह थी आज का उड़ीसा, कलिंग राज्य। वह जरूरी भी क्यों था? क्योंकि वहाँ से ही नाव वगैरह पे माल लोड होकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादा काम होता था, ज़्यादा टैक्स मिलता था, ज़्यादा पैसे आते थे। तो अशोक वहाँ के राजा अनंत को बोलता है या तो हमारे अधीन आ जाओ या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो कौन सा कलिंग का एरिया, कौन सा आज का बंगाल और उड़ीसा का एरिया ही कलिंग का एरिया। अनंत उसको मना कर देता है। तो इसके गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद 261 बीसी में युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध। उस टाइम कलिंग की कैपिटल क्या थी? तोसली। तो तोसली में लड़ाई होती है अशोक और अनंत के बीच में। तो अशोक इस युद्ध को जीत जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद जब अशोक पूरे एरिया के चारों तरफ नज़रें फैला के देखता है तो उसे क्या दिखता है? बहुत सी लाशों का ढेर, पानी की जगह खून, ऐसे खून बह रहा है जैसे नदी बह रही हो। तो इसका हृदय को बहुत ठेस पहुंचती है और वो उसी समय हथियार घेर देता है और वह बहुत ही आहत होता है। तो वह इधर उधर कुछ दिनों तक भटकता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती। तभी उसको मिलता है उपगुप्त। फिर बाद में उपगुप्त के कहने पर यह बौद्ध धर्म अपना लेता है और हथियार को छोड़ देता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वह पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार उपसारक में लीन हो जाता है। इसी समय उसने क्या किया? 259 बीसी में बोध गया गया। ये सब किस लिए? ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उपासक के रूप में काम कर रहा था ये। 259 में बोध गया, उसके 2 साल बाद 257 में नीलागिरी सागर, उसके ही 8 साल बाद 249 में लुम्बिनी। यहाँ सब तो वो खुद गए, लेकिन वह अपने पुत्रों पुत्री को भी श्रीलंका भेजा था उसने। पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, किस सब के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसके समय में बौद्ध धर्म बहुत फैला था। अब इसी के समय में बोलते हैं कि 84,000 सपूतों का निर्माण कराया था इसने।
भारत में सबसे पहले सबसे प्रचलन किसका ज़्यादा, किसने के शिलालेख का किसने किया था? अशोक ने। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बाँटा गया था, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। तो सबसे ज़्यादा प्रचलन और सबसे पहले प्रचलन शिलालेख का किसने किया? अशोक ने। स्तंभलेख का अशोक ने। इसके 7 स्तंभलेख मिल चुके हैं अभी तक, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। पहला कौशाम्बी, जिसको बाद में प्रयाग इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया था स्तंभ को, अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में। उसके बाद दूसरा टोपरा, जिसको फिर दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। तीसरा कहाँ मिला? मेरठ में, उसको भी दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। चौथा रामपुरतवा, ये कहाँ है? चंपारण बिहार में। पांचवा लौरिया, चंपारण बिहार में। छठा लौरिया, चंपारण। इस छठे वाले में ही मिले थे मोर के चित्र। उसके बाद सातवां आखिरी लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ? ये भी आज के बिहार में। ऐसे चलते चलते मौर्य साम्राज्य ने 137 साल तक भारत में राज किया। तो सबसे ज़्यादा भारत में मौर्य कब तक फैला हुआ था? अखंड भारत जिसको बोलते हैं, वो फैला हुआ था भारत, पाकिस्तान, थोड़ा सा इराक, ऊपर चलेंगे अफगानिस्तान, इधर तिब्बत विब्बत, भूटान, नेपाली, ये सब किसके समय में सबसे ज़्यादा अखंड भारत था? अशोक के समय में। तो मौर्य साम्राज्य ने कितने साल तक राज किया? 137 साल तक। ऐसे चलते चलते लास्ट किंग 185 बी में कौन था? बृहद्रथ। एक तो 185 बीसी में बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। उसकी हत्या किसने की? उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की। और मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। तो आज हमने जाना हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। मौर्य वंश में किस किस के बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। इसके बाद आता है शुंग वंश, वो जानेंगे अगले में। तो कैसा लगा? आइए 1 मिनट में जल्दी से सब कुछ रिवाइज करते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक 544 बीसी बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन और सबसे लास्ट नदादशक। उसके बाद कौन आया? शिशुनाग वंश। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। उसके बाद उसका पुत्र कलाशोक और इसी शिशुनाग वंश का लास्ट राजा नंदीवर्धन। उसके बाद आता है नंद वंश, संस्थापक महापदानंद, लास्ट धनानंद। धनानंद के बाद कौन सा आता है? मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार। जो चंद्रगुप्त मौर्य रहता है 322 बीसी से लेकर 298, बिंदुसार 298 से लेकर 269, अशोक 269 से लेके लगभग 249 तक। अशोक के बाद चलते चलते लास्ट किंग कौन होता है? बृहदत्त 185 बीसी। उसके बाद आता है अलग शुंग वंश, उसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मगध साम्राज्य, अखंड भारत और